नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को। तो बेटा, आज हम तुम्हें पता होगा, मैंने शायद पिछली कुछ क्लासों में और अमन सर ने भी अनाउंसमेंट की होगी कि बेटा इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है आप लोगों की। तो आज आपकी पहली क्लास है इकोनॉमिक्स की, और मैंने पहले भी आपको रूबरू करवाया था कि बेटा मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स भी करवाऊंगा, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ। तो कोई समस्या नहीं है। आज बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से लेके चलेंगे ताकि इकोनॉमिक्स से जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं वहाँ से उठाए जाए। ठीक है। और बेसिकली ध्यान दिया जाएगा बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। कौन सी पर? मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। ठीक है। माइक्रो आती है लेकिन स्टेट एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ से एक आधा टॉपिक है जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई और थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का जो टॉपिक है उसके ग्राफ वगैरह है वही यहाँ से पूछे जा सकते हैं आप लोगों के एग्जाम में। और डिमांड ऑफ इलास्टिसिटी, मांग की लोच वगैरह, ये चीज़ें भी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन बेसिकली आपका बेस क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि बेस आपका अगर क्लियर नहीं है, बेसिक जानकारी आप लोगों को पता नहीं इकोनॉमिक्स के बारे में, तो कई बार बेसिक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, काफ़ी बार आ चुके हैं। तो वहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि जो बेसिक जनरल नॉलेज होती है ना इकोनॉमिक्स की, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और वो एक बार मैं ज़रूर करवाऊंगा आप लोगों को, जिसको बैकग्राउंड बोल सकते हैं, जिसको हम इकोनॉमिक्स की पृष्ठभूमि कह सकते हैं। और वो शायद मेरे हिसाब से, मैं सोच रहा हूँ, 2 या 3 क्लासों में वो मेरे हिसाब से लगभग ऑलमोस्ट हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट। और फिर हम टॉपिक पे चलेंगे, ऐसे ऐसे टॉपिक उठाते चलेंगे जो इकोनॉमिक्स में, जैसे बेरोजगारी का है, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति का है, या फिर कौन सा टॉपिक है बेटा मोनोपोली का है, पुराने का अधिकार बाजार वगैरह वाले टॉपिक है, या फिर कौन से टॉपिक बेटा अपना जीडीपी वाला यानी कि अर्थव्यवस्था का टॉपिक। ये सारे टॉपिक उठाएंगे, एक एक करके सारे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अब हम इकोनॉमिक्स की। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करेंगे। तो बेटा इकोनॉमिक्स देखो, इकोनॉमिक्स को बेटा अर्थशास्त्र में, हिंदी में अर्थशास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है हिंदी में? अर्थशास्त्र के नाम से पुकारा जाता है। अब हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स बेटा 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर। इंक निकल गई, एक सेकंड, मार्कर लीकेज हो गया तुम्हारा। ये मार्करों में ये प्रॉब्लम भी, समस्या बनी रहती है बेटा, इंक वगैरह निकलने की लीक वगैरह हो जाते ही, लिखते वक्त प्रॉब्लम होती है। कोई ना, 2 मिनट का वेट। देखो बेटा, तो मैंने क्या लिखा बेटा? इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्या चीज़ होती है? देखो बेटा, इकोनॉमिक्स बेटा एक बेसिक सा कंसेप्ट है। इकोनॉमिक्स 2 शब्दों से मिलकर बना है। अगर हम हिंदी की बात करें, किसकी बात करें बेटा? हिंदी की बात करें, अर्थशास्त्र की बात करें हम हिंदी के अंदर, तो अर्थशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से। अगर पहले शब्द की बात करें तो पहला है बेटा अर्थ। क्या है? अर्थ। तो अर्थ का मीनिंग देखें तो बेटा अर्थ का मीनिंग होता है मनी। क्या होता है? मनी, मुद्रा। या फिर इसको एक नाम और से पुकार सकते हैं। किस नाम से बेटा? इसको एक नाम और से पुकार सकते हैं, रिसोर्स। रिसोर्स, संसाधन। यानी कि अर्थ का मीनिंग क्या निकला? संसाधन। और क्या लिख रहा है बेटा? मुद्रा। यानी कि अर्थ का मीनिंग ये निकलता, अगर हमारे पास मुद्रा है, साधन है, तो क्या बना सकते हैं हम? किसी भी चीज़ का दोहन कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शास्त्र क्या कहलाता है बेटा? दूसरा शब्द क्या है? शास्त्र। अर्थ शास्त्र। जो अर्थ है, अर्थ का मीनिंग निकलता है बेटा, शास्त्र का मीनिंग निकलता है थ्योरी, सिद्धांत। क्या निकलता है? थ्योरी, सिद्धांत। क्या निकलता है? थ्योरी, सिद्धांत। जिस शास्त्र में बेटा, या जिसमें नियमों का या संसाधनों का, सिद्धांतों का अध्ययन किया जाए, उसी को क्या बोलते बेटा? अर्थशास्त्र कहा जाता है। यानी कि संसाधनों के, सिद्धांतों के अध्ययन को क्या कहा जाएगा बेटा? तो अर्थशास्त्र कहा जाएगा। ये हिंदी में निकलता है मीनिंग क्या बेटा? संसाधनों के सिद्धांत का अध्ययन।
सिद्धांत का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा? अर्थशास्त्र कहलाता है, याद रखना। क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। तो अर्थशास्त्र कहलाता है। ये तो बात होगी बेटा हमारी किसकी? हिंदी की। ये तो हिंदी शब्द से मीनिंग निकला अपना, क्या? अर्थशास्त्र। क्योंकि होता है क्या बेटा, बेसिकली इकोनॉमिक्स में चीज़ें ये होती है कि हमारे पास साधन कितने हैं और आवश्यकताएं कितनी हैं और उनका कैसे प्रयोग करें। बेसिकली हमेशा ये कंडीशन बनी रहती है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। कितने रिसोर्स होते हैं? लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, यानी कि सीमित संसाधन होते हैं। सीमित संसाधन होते हैं, लेकिन जो आवश्यकताएं होती है बेटा, जो आवश्यकताएं होती है, यानी कि क्या बोल लेंगे बेटा पे, अनलिमिटेड वांट्स होती है अपनी, असीमित क्या होती है? इच्छाएं होती है। और असीमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे पास साधन क्या है? सीमित है। तो सारी की सारी इच्छाएं सीमित नहीं हो सकती, सारी की सारी इच्छाएं हम क्या नहीं कर सकते? पूरी नहीं कर सकते। जितने हमारे पास संसाधन है उनका प्रयोग करके जो हमारी मुख्यतः जो इच्छाएं हैं उनको पूरा किया जा सकता है। लेकिन वो व्यवस्था कैसे की जाए वो हमें किस में सिखाया जाता है? अर्थशास्त्र में सिखाया जाता है। इसीलिए तो क्या बोला जाता है? संसाधनों या मुद्रा के सिद्धांत के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र कहा जाता है। ठीक है, तो बेटा देखो, सीमित संसाधन तो हमारी क्या बेटा? अनलिमिटेड वांट्स है। क्या है? असीमित आवश्यकताएं हैं। अब इनको कैसा पूरा किया जाए तो हमें कहाँ पर पढ़ना पड़ेगा? ये चीज़ें अर्थशास्त्र के अंदर पढ़नी पड़ेगी। अब ये बात थी बेटा हिंदी की। अब इंग्लिश में क्या होता है? शब्द का मीनिंग और निकलता है। क्या निकलता है? मीनिंग और निकलता है। शब्द का मीनिंग दो शब्द तो से मिलकर बना है क्या? इकोनॉमिक्स, जिसमें एक का नाम है ओइकोस और दूसरे का नाम है नोमोस। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें बेटा इंग्लिश में तो दो वर्ड हैं इंग्लिश में आपको देखने को मिलेंगे, ओइकोस और नोमोस। और दोनों के दोनों वर्ड क्या है बेटा? ग्रीक वर्ड है। दिखते इंग्लिश में है लेकिन कैसे शब्द है? ग्रीक वर्ड है, यूनानी शब्द है। याद रखना, कैसे शब्द है? यूनानी शब्द है। अब ओइकोस का मीनिंग क्या होता है बेटा अर्थशास्त्र में? तो इसका मीनिंग होता है एबिटेट। क्या होता है बेटा? एबिटेट या बेटा हाउस, यानी कि आवास या घर, आवास या घर। और नोमोस का मीनिंग क्या निकलता है बेटा? रूल, लॉ, थ्योरी। क्या निकलेगा बेटा? रूल, लॉ, थ्योरी, यानी कि नियम, कानून और सिद्धांत। और दोनों से मिलकर क्या बनता है बेटा? जहाँ पर घर के लिए नियम सिद्धांत के अध्ययन का हम क्या करते हैं? अध्ययन को देखते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक्स कहा जाता है। डेट इज कॉल्ड बाय इकोनॉमिक्स। तो उसको क्या बोलेंगे हम? इकोनॉमिक्स कहेंगे। तो जहाँ पर घर के लिए नियम सिद्धांत के अध्ययन के विषय को क्या कहा जाता है बेटा? इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो दो शब्दों से मिलकर बना है, याद रखना। ये बात क्या थी बेटा? एक तो अर्थशास्त्र और एक इकोनॉमिक्स, इन दोनों के बारे में आप लोगों को पता चल गया। मैंने ये भी बता दिया कि भाई हमारी क्या है? सीमित, हमारे पास सीमित संसाधन है और असीमित आवश्यकताएं हैं। इन सीमित साधनों की बदौलत हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कैसे कल्याण करें, ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं की कैसे पूर्ति करें, उसके लिए हमें किसका पालन करना पड़ता है? अर्थशास्त्र का पालन करना पड़ता है। लेकिन अभी बात क्या आती है? अभी एक चीज़ और आ जाती है। जब अर्थशास्त्र को पढ़ के हम कोई भी व्यवस्था करते हैं तो व्यवस्था करने के लिए हमें एक नई चीज को जन्म देना पड़ता है, जिसका नाम है बेटा अर्थव्यवस्था। क्या नाम है? अर्थव्यवस्था। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है भारत का, तो संविधान है। संविधान क्या है बेटा? एक रूल है, उसके अंदर क्या है? रूल है, सिद्धांत है, थ्योरी है, उसके अंदर क्या है? रूल है, लॉ है, थ्योरी है। किसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इवन रूल और उन सिद्धांतों, रूल और उन लॉ और सिद्धांतों, यानी कि नियम कानून और सिद्धांतों के थ्रू जो
कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, उनके द्वारा जो व्यवस्था की जाती है उसी को राज व्यवस्था कहा जाता है। ऐसे इकोनॉमिक्स के अंदर है बेटा। अर्थशास्त्र के अंदर क्या है बेटा? रूल है, लॉ है, थ्योरी है, नियम है, कानून है, सिद्धांत है। इन कानून और सिद्धांतों के द्वारा, जो अर्थशास्त्र के द्वारा, इन नियमों के द्वारा जो व्यवस्था की जाएगी भारत के अंदर, उसको क्या कहा जाएगा? अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। या किसी भी देश के अंदर व्यवस्था की जाती है तो उसको क्या कहा जाता है बेटा? इकोनॉमी कहा जाता है। एक चीज़ दिखाता हूँ, आप एक बार इतना उतारो, बताता हूँ कैसे क्या होता है। देखो थोड़ा साफ कर देता हूँ मैं इधर वाला। अब बात क्या आती है, ये इकोनॉमिक्स हो गया बेटा। एक शब्द होता है इकोनॉमी, अभी मैंने बताया जिसके बारे में आप लोगों को, उसको डिफाइन करते हैं हम, क्या है, क्या बीमारी है, ये देखते हैं। आप लोगों को पढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, जीवन में आगे भविष्य में काम आएगी। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ करंट भी मिला के चलनी पड़ती है अपने को। तो एक बार इकोनॉमिक्स का अगर आपका बेस क्लियर है तो जीवन में हर मोड़ पर काम आएगी आप लोगों को। बस इतना करना पड़ेगा आप लोगों को। ये तैयार करने के बाद, अच्छे तरीके से चीज़ें याद होने के बाद, आप लोगों को हर साल का आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि बजट और आर्थिक सर्वेक्षण जो भी है इंडिया का हर साल जारी किया जाता है, तो वो पढ़ना पड़ेगा। और वो पढ़ोगे तो बेटा आपकी इकोनॉमिक्स अच्छी रहेगी, क्योंकि आप लोगों को अर्थव्यवस्था के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी कि अर्थव्यवस्था क्या है, कैसे इसका प्रयोग करें, सारी चीज़ें पता चल जाएगी। देखो अब एक शब्द लिखता हूँ मैं, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं तो थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में बेसिक जानकारी। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ जमा में क्या? व्यवस्था। अगर अर्थ की बात करें तो बेटा वही मीनिंग निकलता है मनी। क्या निकलता है? मनी, मुद्रा या संसाधन भी कह सकते हैं, या क्या बोलेंगे? संसाधन, या क्या क्या बोल सकते हैं? संसाधन भी बोल सकते हैं। और व्यवस्था का मतलब निकलता है बेटा सिस्टम। क्या निकलता है? सिस्टम, प्रणाली, या फिर प्रबंधन, या फिर क्या? प्रबंधन। यानी कि जिन संसाधनों या मुद्रा या संसाधनों द्वारा जो प्रबंधन किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है बेटा? अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्योंकि प्रबंधन किसके बिना नहीं होगा। अपने को प्रबंधन करने के लिए क्या चाहिए? संसाधन चाहिए। क्या चाहिए? पैसा चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये कमरा सजा दूँ, इस कमरे के अंदर मैं ऐसी व्यवस्था कर दूँ कि खूबसूरत दिखे, तो उसके लिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी? संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ ही पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अगर पैसा है मेरे पास तो उससे क्या खरीद सकता हूँ बेटा? मैं संसाधन ले सकता हूँ, और संसाधन की बदौलत ही मैं इस पूरे कमरे को क्या कर सकता हूँ? सजा सकता हूँ। अब बात क्या आती है कि भारत की स्थिति क्या है फिलहाल, कि किस मायने में हम भारत को देख सकते हैं कि भारत की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम उसकी अर्थव्यवस्था को कैसे देखते हैं, उसकी भूमि कितनी है, उसके अंदर जल कितना है, भारत के अंदर बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता कितनी है, जिसके अकॉर्डिंग हम अर्थव्यवस्था को क्या करें? मैनेज करें। तो अभी दिखाता हूँ कैसी है, क्या है। देखो साफ कर देता हूँ मैं। अगर हम भारत की बात करें बेटा, अगर भारत की स्थिति की बात करें, सिचुएशंस ऑफ इंडिया, देखो बेटा मैं बात करता हूँ भारत की, तो सिचुएशन ऑफ इंडिया, भारत की स्थिति। भारत की स्थिति कैसी है? एक प्राणी बना देता हूँ, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, ठीक है, एक प्राणी बना दिया।
अगर हम बेटा पॉपुलेशन की बात करें, इंडिया की पॉपुलेशन जनसंख्या की बात करते हैं हम लोग, तो जनसंख्या में हम देखने को मिलता है कि जनसंख्या कितनी भारत के अंदर, विश्व की जनसंख्या का 18% भारत के अंदर निवास करता है। कितना? 18%। कितना बेटा? 18%। और भूमि कितनी है बेटा? लैंड की बात करें, भारत के अंदर भूमि कितनी है? तो पूरे विश्व की 2.4% है। कितनी है? 2.4% है। वाटर की बात करते हैं हम लोग, जल की बात करते हैं, इंडिया के अंदर पानी की बात कर रहे हैं, तो 4% है। अगर ये देखें ना बेटा इस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भारत में, तो विश्व के अंदर ये सर्वे निकलता है हर 5वां 6ठा व्यक्ति कौन है? भारतीय नागरिक है। क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है किसकी? इंडिया की। तो 5वां 6ठा व्यक्ति कौन है? इंडियन है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। अब 4% क्या है बेटा? क्या है? पानी है भारत के अंदर। और जैव विविधता कितने प्रतिशत है? बायोडाइवर्सिटी तो 7 से 8% है बायोडाइवर्सिटी। एक टॉपिक है बेटा बायोडाइवर्सिटी का, जैव विविधता। जैव विविधता उस जगह को बोला जाता है जहाँ पर बेटा अलग अलग प्रकार की जनजातियाँ निवास करती हो, प्रजातियाँ निवास करती हो। तो ये 6 से 8% है। ठीक है। अब बात क्या आती है? खनिज की आती है। खनिज 8% है। लेकिन जो अपना अफ्रीका महाद्वीप है ना बेटा, अफ्रीका महाद्वीप है, भारत से बहुत ज़्यादा बड़ा विशाल है। तुम लोगों को देखा हुआ मैप में देखना, तो जो अफ्रीका महाद्वीप है बहुत विशाल है। भारत जितने हिस्से, तो वो कम से कम 5-6 के आसपास उसके हिस्से बने, इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा क्षेत्रफल है। लेकिन उसके अंदर अगर बात करें, उसके अंदर 54-55 के आसपास देश है फिलहाल। अगर बात करें तो उसकी पॉपुलेशन 18% है, 17% कुछ होती है, 17% समथिंग है, पॉइंट समथिंग। तो इतनी पॉपुलेशन निवास कर रही कहाँ पर बेटा? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, 56 से 55 देशों के अंदर। और भारत एकला एक ऐसा मात्र देश है जो क्या है? 18% एरिया, 18% पॉपुलेशन लिए हुए हैं। तो समझ सकते हो आप लोग कितनी पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर। तो अब बात क्या आती है? इंडिया के पास क्या है बेटा? लिमिटेड रिसोर्स है। क्या है बेटा? लिमिटेड, क्या है? लिमिटेड रिसोर्स है, यानी कि सीमित संसाधन है। क्या है? सीमित संसाधन है। और हमको क्या करनी है बेटा? इच्छाएं पूरी करनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण करना है। तो कल्याण कैसे होगा? क्योंकि हमारे पास क्या है? संसाधन बहुत सीमित है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 38 जोड़ा गया है, जो DPSPs के अंदर है। यदि भारत के नीति निर्देश तत्वों के अंदर एक अनुच्छेद जोड़ा गया जिसका नाम है 38, यानी कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। कैसा राज्य बनाना है बेटा? कल्याणकारी, वेलफेयर स्टेट बनाना है। यानी कि जो सरकार है भारत के राज्यों को कल्याणकारी बनाने के लिए कुछ भी प्रावधान कर सकती है। कहाँ पर? राज्य के अंदर। ये कौन सा अनुच्छेद है? 48 नंबर। किसको बनाने के लिए? कल्याणकारी राज्य को बनाने के लिए। लेकिन इसके लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? पॉपुलेशन पे भी काम करना पड़ेगा। किस पे? पॉपुलेशन पे काम करना पड़ेगा, संसाधनों पे काम करना पड़ेगा। सरकार भी इस पे क्या करेगी? एफर्ट करेगी, तब जाके होगा बेटा भारत की स्थिति में कुछ सुधार आएगा। तो फिलहाल ये स्थिति है भारत की अर्थव्यवस्था की। अब होता क्या है, जब भारत बेटा आज़ाद होता ना, तो उस समय मांग उठ जाती है कि भाई भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये मांगे उठती हैं। लेकिन ये मैं थोड़ी देर बाद करवाऊंगा, 2-5 मिनट बाद करवाऊंगा, क्योंकि इसके बीच में कंसेप्ट आता है, वो आप लोगों को समझाना जरूरी है कि जो अर्थशास्त्र है ना, इकोनॉमिक्स है,
इसको दो भागों में बांट दिया, क्योंकि दो भागों में बांटेंगे ना तब आप लोगों को समझ में आएगा कि भारत को कहाँ पर लेंगे और भारत की कंपनी या व्यक्ति को कहाँ पर रखेंगे, हम कहाँ पर अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के अंदर कहाँ पर रखेंगे। तो बेटा याद रखना, इकोनॉमिक्स दो भागों में बटी हुई है, जिसमें हमें नियम पता चलेंगे कि भाई लोगों के लिए कौन से नियम यूज करने हैं अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग। तो याद रखना बेटा, जो पहले नंबर पर आता है उसे बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र। दूसरे नंबर पर आता है बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र। अभी दोनों चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए कि माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है। ठीक, व्हाट इज डिफरेंसेस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो। तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बेटा इनमें। डिफरेंस ये है कि इसमें कुछ अलग रूल है, इसमें कुछ अलग रूल है। रूल क्या है बेटा, जब अगर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं तो इसमें एक इंडिविजुअल पर्सन यानी कि एक पर्सन के बारे में बात होगी, एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे कि एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय क्या होनी चाहिए, उसका जीवन कैसा होना चाहिए, उसके जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। या कोई भी हम कंपनी ले सकते हैं बेटा, इसके अंदर कंपनी, फर्म, इंस्टीट्यूट किस में शामिल होगे, इसमें शामिल होगे। लेकिन हम एक पूरे भूभाग का यूज कर रहे हैं, समग्र, ठीक है, तो उसको किस में रखेंगे, मैक्रो में रखेंगे, समष्टि में रखेंगे। यानी कि इंटायर कंट्री की बात कर रहे हैं, इंटायर कंट्री, संपूर्ण देश की बात कर रहे हैं बेटा, संपूर्ण देश यानी कि इंडिया। इंडिया के अंदर बेटा व्यक्ति भी आ गया, फर्म भी आ गई, कंपनी भी आ गई। इनका अध्ययन किस में, माइक्रो होगा। और इन सब को शामिल किस में किया जाएगा, देश में। और देश का अध्ययन किस में किया जाएगा, समष्टि में। अब बात आती है बेरोजगारी। बेरोजगारी बेटा एक इंडिविजुअल पर्सन का थोड़ी मुद्दा है, बेरोजगार तो सभी लोग हैं, काफ़ी लोग हैं एरिया के अंदर। तो देश के अंदर उसको क्या किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र में। रोजगार, रोजगार भी किसका मुद्दा है, मैक्रो का मुद्दा है। फिर किस पे बात आती है बेटा, गरीबी। गरीबी भी कैसा मुद्दा है, समष्टि का मुद्दा है। अब मांग की डिमांड यानी कि मांग की पूर्ति, एक व्यक्ति की मांग, अगर मांग की बात करें तो किस में आएगी, इसमें आएगी। एक व्यक्ति को लाभ कैसा होगा, एक कंपनी को लाभ कैसा होगा, किस में लाएंगे, इसमें लाएंगे। तो लाभ और मांग किस में आएगी, आपूर्ति भी किस में आएगी, इसमें आएगी। तो इसमें अलग अलग क्या बनाई गई है, चीज़ें बनाई गई है, जिसको हम किस पोर्शन में रखें, माइक्रो में रखें या फिर बेटा मैक्रो में रखें। अगर हम पूरे समग्र पूरे देश के संसाधनों का अध्ययन करेंगे, एग्जाम में थ्योरी पूछ सकता है, इससे डेफिनेशन पूछ सकता है, तो इसकी डेफिनेशन ये रहेगी कि पूरे देश के संसाधनों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। और एक व्यक्ति के संसाधनों के अध्ययन के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। लेकिन एग्जाम में ये पूछ लेता है इनके बारे में, इनकी संकल्पना किस व्यक्ति द्वारा दी गई, इनके बारे में किस व्यक्ति द्वारा बताया गया। तो याद रखना बेटा, अगर इसकी बात करें तो इसके बारे में डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने बताया था। किसने, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने बताया था। इसीलिए डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल को फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। याद रखना, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता। किसे कहा जाता है बेटा, तो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल को। अब बात आती है किसकी बेटा, समष्टि अर्थशास्त्र की। इसकी संकल्पना डॉक्टर जॉन किन्स मेनार्ड।
तो इसकी संकल्पना किसने दी थी, इसके बारे में किसने बताया था, जॉन स्किन्स मेनार्ड ने। इसको भी क्या कहा जाता, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता। तो याद रखना ये दोनों व्यक्ति थे। लेकिन बात ये आती है कि अर्थशास्त्र आ गया, जन्म हो गया, मैंने बता दिया कैसे हुआ, दो भागों में बांटा जाता है। अर्थ का मीनिंग क्या होता है, शास्त्र का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होती है, व्यवस्था क्या होती है, प्रबंधन क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। लेकिन बात यह है कि सबसे फर्स्ट टाइम इस शब्द का यूज किस व्यक्ति ने करा था, किस शब्द का बेटा, अर्थशास्त्र का। तो अगर सबसे पहले इस शब्द की बात करें तो एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है बेटा एडम स्मिथ, जिसने थ्योरी दी थी, एक थ्योरी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो अर्थशास्त्र है वो लोगों के धन की प्रकृति पर क्या करती है, डिपेंड करती है। ये थ्योरी दी थी किसने, एडम स्मिथ ने। तो फर्स्ट टाइम अपने को अर्थशास्त्र के बारे में बताने वाला व्यक्ति कौन था, तो एडम स्मिथ था। कौन था बेटा, एडम स्मिथ था। एडम स्मिथ था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। ये वही व्यक्ति है जिसको फादर ऑफ कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद का पिता भी कहा जाता है। किसको बेटा, एडम स्मिथ को। तो याद रखना इसको क्या बोलेंगे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। किसको बेटा, एडम स्मिथ को। इतना उतारो, फिर आगे चलते हैं। देखो बेटा आगे चलते हैं। देखो बेटा आगे, अब इंडिया की बात करें तो इंडिया बेटा 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया था। क्या गया था बेटा, स्वतंत्र हो गया था, यानी कि इंडिपेंडेंट हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। तब बात क्या हुई, जब भारत आज़ाद हुआ ना, तो भारत के जो व्यक्ति थे, जो राजनीतिक व्यक्ति थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और ये क्या नाम था इनका, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, तो इनके पास अभी ये चाहिए था कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी रखी जाए, क्योंकि उस समय प्रचार में दो प्रकार की अर्थव्यवस्था थी मार्केट में। अगर बात करें पूरे विश्व में दो प्रकार की व्यवस्थाएं पॉपुलर थी, एक थी पूंजीवादी और एक क्या थी बेटा, एक समाजवादी। तो एक कैसी व्यवस्था थी, कैपिटलिज्म, जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, पूंजीवादी।
और दूसरी कौन सी थी बेटा? दूसरी थी सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, समाजवादी, समाजवादी। अब सामने सबसे बड़ी अड़चन ये खड़ी हो गई थी कि इन दोनों में से किसको माने। अगर हम पूंजीवादी की बात करें तो पूंजीवादी में कौन से देश थे? अमेरिका वगैरह वाली कंट्रीज थी। और सोशलिस्ट में क्या थे बेटा? यूएसएसआर था, यूएसएसआर था बेटा, और यूएसवाई था, यूएसएसआर था जिसमें कितनी कंट्री थी? 15 कंट्री थी, और यूएसआरवाई था, ठीक है, और इसमें कितनी कंट्री थी? 8 कंट्री थे। तो ये दो संगठन थे जिनमें नु मान लो बेटा 23 देशों का एक समूह था जो समाजवादी को मानता था। लेकिन समाजवादी को क्यों मानता था? एक व्यक्ति था जो समाजवादी विचारधारा का जनक बोला जाता, जिसे कार्ल मार्क्स। क्या नाम था बेटा? कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स वही व्यक्ति है बेटा जिसे समाजवादी व्यवस्था की संकल्पना दी थी। किसने? कार्ल मार्क्स ने। अब कार्ल मार्क्स की बात करें बेटा तो कार्ल मार्क्स को पिता भी कहा जाता समाजवादी का, लेकिन उसी के अपोजिट एक व्यवस्था और थी, कैपिटलिज्म, जिसे पूंजीवाद कहा जाता है, और उसका व्यक्ति कौन था? एडम स्मिथ था, भी बताया मैंने। तो पूंजीवादी का पिता भी कहा जाता है एडम स्मिथ था। तो भारत वालों के सबसे बड़ी समस्या ये आ गई सामने कि भाई कि भारत की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? पूंजीवादी होनी चाहिए, समाजवादी होनी चाहिए। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? आप लोग बताओ। अगर हम किसी भी अर्थव्यवस्था को अगर किस तौर पर देखते हैं, पूंजीवादी के तौर पर देखते हैं, तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होगी? आप लोगों को पता है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वो ज़्यादातर क्या करती है बेटा? क्या करेगी? जो अपने रिसोर्सिस हैं, जो अपने संसाधन हैं बेटा, उनका ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी? प्रोडक्शन करेगी। क्या करेगी? प्रोडक्शन करेगी, यानी कि क्या करेगी? उत्पादन करेगी। और उस उत्पादन से क्या होगा बेटा? प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। लेकिन अगर हम इस कंसेप्ट पे चले जाते हैं, कौन से वाले पे? पूंजीवादी वाले पे, तो दोबारा से भारत के आसार ऐसे हो जाएंगे, भारत दोबारा से उपनिवेश हो जाएगा या नव उपनिवेश का शिकार हो जाएगा, क्योंकि भारत के बाद इतने संसाधन नहीं हैं जिनका प्रोडक्शन करके हम उनको बेच सके। क्योंकि भारत की इतनी पॉपुलर, इतनी ज़्यादा तकड़ी अर्थव्यवस्था नहीं थी बेटा उस समय कि हम इसको अपना सके। लेकिन फिर बोले कि समाजवादी को अपना लिया जाए, इसको अपना लिया जाए। लेकिन इसमें क्या किया जाता है बेटा? इसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन किसका बेटा? किसका वितरण किया जाएगा? इसमें संसाधनों का वितरण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? संसाधनों का वितरण किया जाता। किसमें बेटा? इसमें। if संसाधनों का वितरण करने लग गई, उससे बेटा क्या होगा? देश का कल्याण होगा, वेलफेयर होगा। अगर सरकार वेलफेयर करने लग गई तो फिर दोबारा से क्या हो जाएगा बेटा? भारत गुलाम के आसार हो जाएंगे, क्योंकि भारत के पास पूंजी नहीं बचेगी, मुद्रा नहीं बचेगी अपने पास स्टॉक के लिए। तो दोनों में देखे तो दोनों में अपनाने के लिए क्या कर दिया? सरकार ने मना कर दिया कि दोनों के दोनों कंसेप्ट हम नहीं अपनाएंगे, क्योंकि अगर हम इन दोनों में से कौन सा भी कंसेप्ट उठाते हैं तो भारत दोबारा से उपनिवेश बन सकता है। क्योंकि जैसा असर इन दोनों का हुआ था, यूएसएसआर और यूएसआरवाई का, तो भारत ये चाहते थे कि ऐसी दशा हमारी ना हो, इसलिए ये नहीं अपनाया। और ये अपना लिया तो भारत उपनिवेश या नव उपनिवेश का शिकार हो सकता था। इसलिए भारत की सरकार द्वारा दोनों में से कौन सा नहीं अपनाया गया। लेकिन भारत की इंडियन इकोनॉमी की देखें तो, एक बार साफ कर देता हूं इसको, फिर भारत वाले बोले कि भारत की इंडियन इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो भारत के लोगों ने, भारत के जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने क्या बताया? देखो, देखो क्या कहते हैं भारत के, देखो क्या कहा। भारतीय अर्थव्यवस्था
इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए? तो कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन उत्पादन के आधार पर और प्लस अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन वितरण के आधार पर कहा गया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था होनी चाहिए वह उत्पादन के आधार पर भी होनी चाहिए और वितरण के आधार पर भी होनी चाहिए। हम इतना उत्पादन कर लें कि देश का भी भला हो जाए, ठीक है, और इतना वितरण कर दें कि भारत के लोगों का भी क्या हो जाए, कल्याण हो जाए। और इससे वितरण से क्या हुआ बेटा, कल्याण होता है समाज का, और इससे क्या होगा बेटा, पूंजी बनेगी। क्या होगा, पूंजी बनेगी। और इन दोनों चीज़ों की जिसके अंदर क्या पाई जाती है, संकल्पना पाई जाती है, या इन दोनों चीज़ों को मिलाया जाता है, इसमें उत्पादन होगा बेटा, उसमें कल्याण होगा, तो इससे पूंजी बनेगी। दोनों चीज़ों को बनाया जाता है। तो भारत वालों ने एक नई व्यवस्था को जन्म दे दिया जिसका नाम था बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या नाम था? मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी बनाई गई? मिश्रित बनाई गई। लेकिन इसको उस समय नाम नहीं दिया गया था, आगे जाके इसको नाम दिया था कि ये क्या है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसको नाम मिला था 6 अप्रैल 1948 को। कब नाम मिला इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था का? तो 6 अप्रैल 1948 को एक व्यक्ति था बेटा जिसका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसने भारत के अंदर औद्योगिक क्रांति की क्या कर दी थी बेटा, घोषणा कर दी थी। और औद्योगिक क्रांति की घोषणा करने के दौरान ही उसने कह दिया था कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। किसने बोला था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। और ये घोषणा कब की थी बेटा? 6 अप्रैल 1948 को। और जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र, निजी क्षेत्र दोनों को मिला दिया गया था। किसके द्वारा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। लेकिन ये नहीं बता पाए था कितना एरिया प्राइवेट है, कितना क्या है पब्लिक है, यानी कि सार्वजनिक और निजी एरिया का डिवीजन, यानी कि भाग नहीं किया गया था, विभाजन नहीं किया गया था, कितने परसेंट इसमें आ गया, कितना परसेंट इसमें आ गया। लेकिन आगे चलकर अपने जो अर्थशास्त्री हुए हैं बेटा, उन्होंने मॉडल तैयार करे हैं, उन्होंने बांटा है अलग अलग चीज़ों को, तब पता चला कि हमारी भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो आज के लिए मैं इतना ही बेटा, और जो अगली क्लास में करवाएंगे, अगले सेशन में देखेंगे, आप लोगों को इकोनॉमिक्स से आगे रूबरू करवाएंगे कि क्या है भारत की अर्थव्यवस्था, कैसे बनी। अगले प्रशांत कुमार महानलोविस का क्या योगदान है, क्या था प्रशांत पीसी महानलोविस मॉडल, सभी चीज़ें बताएंगे आप लोगों को। लेकिन आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। बेटा पढ़ना ज़रूरी, ये चीज़ें पढ़ के आना, और थोड़ा बहुत आगे भी देखना है आप लोगों को इसके बारे में। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, पढ़ के आना। शायरी सुनोगे? सुनाऊँ एक अच्छी सी मोटिवेशनल, सुन लो तो सुनो कि रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, रात की धड़कन तब तक जारी रहती है, नींद नहीं आती हमें क्योंकि जिम्मेदारी रहती है। ये बेटा उस बच्चे के लिए बोली गई है 2 लाइनें। जो बच्चा रात को बैठकर मेहनत करता है उसकी धड़कन जारी रहती है क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है। वो बेटा दिन रात करके पढ़ता है, पढ़ाई करता है, ताकि इस सिचुएशन से मैं क्या कर सकूं, निकल सकूं। तो ये बेटा राहत इंदौरी साहब की बहुत बढ़िया अच्छी 2 लाइनें थी जो मैंने आपको सुनाई। तो बेटा पढ़ा करो, रात को मेहनत करा करो, रातों को जाग कर मेहनत करोगे तभी क्या होगा, उजाला होगा जीवन में, तभी प्रकाश की किरणें दिखेगी आपके जीवन में। नहीं तो आप लोगों को पता ही है जीवन कैसा होगा आगे चलकर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।
आगे पढ़ के आना बेटा। अगली क्लास में देखते हैं, अगले सेशन में देखते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। तो अपनी हिस्ट्री की क्लास तो कंटिन्यू चल ही रही है और ये इकोनॉमिक्स की मैंने अभी चला दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इकोनॉमिक्स हिस्ट्री दोनों पढ़ाता हूँ और बेटा साइंस भी काफ़ी टाइम से पढ़ाई है, लेकिन अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स और तुम्हें यही कंटिन्यू रखूँ। अलग धीरे धीरे सारा स्टाफ आ जाएगा यहाँ पर, मैनेज करवा देंगे सर अमन सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी समय का अभाव है, इसलिए आप लोगों को हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स प्रॉपर तरीके से तैयार करनी है। आपका किसी भी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम हो, समस्या की कोई बात नहीं है बेटा, आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। क्वेश्चन लगा के देख लेना आप लोग, ठीक है। तो बाय बाय, टाटा।